नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की पड़ताल करने वाले हैं जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, लेकिन ज्यादातर अदृश्य है। ये दुनिया है तरंगों की, यानी वेव्स की। बिल्कुल। हम एक तरह से तरंगों के महासागर में ही रहते हैं और आज हम इसी महासागर में गोता लगाएंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये तरंगे आखिर हैं क्या, ये काम कैसे करती हैं और कैसे ध्वनि से लेकर प्रकाश तक सब कुछ इन्हीं के नियमों पर चलता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम तरंग या वेव कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? मेरे दिमाग में तो सबसे पहले वो शांत पानी में पत्थर फेंकने पर बनने वाली लहरें आती हैं। और वो एक बेहतरीन शुरुआती उदाहरण है। उस उदाहरण में सबसे जरूरी बात यह है कि किनारे तक क्या पहुंचता है। लहरें? ऊर्जा। पानी के कण तो अपनी जगह पर ही ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो खुद बहकर किनारे तक नहीं जाते। तो तरंग असल में ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक तरीका है, पदार्थ को नहीं। अच्छा, तो ये एनर्जी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। लेकिन मुझे पता है कि सभी तरंगे एक जैसी नहीं होती। जैसे सूरज की रोशनी और मेरी आवाज, ये दोनों ही तरंगे हैं, पर ये बहुत अलग है। इनमें क्या फर्क है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पर सबसे पहला और बड़ा विभाजन आता है। आपकी आवाज एक यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव। अच्छा। इसे चलने के लिए एक माध्यम, एक सहारे की जरूरत होती है, जैसे हवा, पानी या कोई ठोस चीज। मतलब अगर हम चांद पर जाके बात करने की कोशिश करें जहां हवा नहीं है तो हमें एक दूसरे की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। क्योंकि आवाज की तरंगों को सफर करने के लिए हवा के कण चाहिए ही चाहिए। एग्जैक्टली। वहीं दूसरी तरफ सूरज की रोशनी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं। ये निर्वात में यानी स्पेस के खालीपन में भी करोड़ों किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए किसी भी चीज के सहारे की जरूरत नहीं, वो बस चल पड़ती है। लेकिन इनके चलने के तरीके में भी तो फर्क होता है ना। मैंने अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य के बारे में पढ़ा है। हाँ, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल। सुनने में बहुत टेक्निकल लगते हैं। है नहीं समझना बहुत आसान है। सोचिए, आपके हाथ में एक स्प्रिंग है। ठीक है। अगर आप उसे अपनी तरफ खींचकर धक्का दें तो एक झटका स्प्रिंग में आगे की तरफ जाएगा। इसमें स्प्रिंग के छल्ले उसी दिशा में आगे पीछे हिल रहे हैं जिस दिशा में ऊर्जा जा रही है। ये है अनुदैर्ध्य, यानी लॉन्जिट्यूडनल। हाँ, ध्वनि बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। वो हवा को धक्का देती और खींचती हुई आगे बढ़ती है। अच्छा, तो हवा में एक तरह का दबाव का धक्का आगे बढ़ता है। जी। और अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स क्या है? मुझे लगता था कि सारी लहरें ऊपर नीचे ही जाती हैं। ये एक बहुत आम धारणा है, क्योंकि हम पानी की लहरों को देखते हैं जो अनुप्रस्थ होती हैं। इसमें माध्यम के कण ऊर्जा की दिशा के लंबवत यानी 90 डिग्री पर ऊपर नीचे हिलते हैं। जैसे रस्सी के एक सिरे को ऊपर नीचे हिलाने पर जो लहरें बनती हैं। बिल्कुल। और प्रकाश की तरंगे ऐसी ही होती हैं। अच्छा। और ये सिर्फ एक किताबी जानकारी नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा मतलब है। प्रकाश का अनुप्रस्थ होना ही उसे पोलराइज होने की क्षमता देता है। पोलराइज? हाँ, आपके 3D मूवी के चश्मे, कैमरा फिल्टर, यहाँ तक कि धूप के चश्मे जो चकाचौंध कम करते हैं, वो सब प्रकाश के इसी एक गुण की वजह से काम करते हैं। वाह, मतलब हमारे 3D चश्मे इस एक बुनियादी फर्क पे टिके हैं। ये तो कमाल है ना? तो चलिए इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को थोड़ा और समझते हैं, जो बिना सहारे के चल सकती हैं। प्रकाश के अलावा और कौन-कौन सी तरंगे इस परिवार में हैं? इनका एक पूरा विशाल स्पेक्ट्रम है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस परिवार के सभी सदस्य, चाहे वो रेडियो तरंगे हों, माइक्रोवेव, एक्सरे या गामा किरणें, ये सभी एक ही रफ्तार से चलती हैं, प्रकाश की गति से, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। मतलब हमारे फोन पर बात कराने वाली रेडियो तरंगे और डॉक्टर जो एक्सरे करते हैं, वो दोनों एक ही स्पीड से चलती हैं। हाँ, बिल्कुल। फर्क सिर्फ उनकी तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति में होता है। कुछ तरंगे कई किलोमीटर लंबी होती हैं, जैसे रेडियो तरंगे, और कुछ परमाणु से भी छोटी होती हैं, जैसे गामा किरणें। गामा किरणों में इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि वो किसी भी चीज के आर पार जा सकती हैं। और एक्सरे, जिनका इस्तेमाल हम टूटी हड्डियों का पता लगाने के लिए करते हैं, वो भी इसी परिवार का हिस्सा है। सही कहा। और इसी स्पेक्ट्रम में अवरक्त यानी इंफ्रारेड तरंगे भी हैं, जिन्हें हम गर्मी के रूप में महसूस करते हैं। टीवी का रिमोट? हाँ, वो असल में एक छोटी सी इंफ्रारेड लाइट जलाता है, जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती, पर टीवी का सेंसर पकड़ लेता है। फिर हैं पराबैंगनी तरंगे, यूवी रेज, जो सूरज की रोशनी में होती हैं।
और बैक्टीरिया को नष्ट कर सकती हैं, और हाँ, रेडियो तरंगे। जिनकी खोज मार्कोनी ने की थी। आज हमारा पूरा संचार सिस्टम, टीवी, मोबाइल, वाईफाई, सब कुछ इन्हीं पर टिका है। तो प्रकाश और रेडियो तरंगे तो बिना माध्यम के हम तक पहुंच सकती हैं, जो बहुत बढ़िया है। लेकिन हमारी दूसरी सबसे जरूरी तरंग, ध्वनि, इसके बिल्कुल उलट है। उसे सहारे की सख्त जरूरत होती है। तो अब ध्वनि की दुनिया में वापस लौटते हैं। क्या हम हर तरह की आवाज सुन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी सुनने की क्षमता एक बहुत ही सीमित दायरे में है। मोटे तौर पर ध्वनि की 3 रेंज हैं। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि को कहते हैं अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक? ये इतनी धीमी कंपन होती है कि हमारे कान उसे पकड़ नहीं पाते। भूकंप की तरंगें या हाथी जो मीलों दूर तक एक दूसरे से बात करते हैं, वो इसी रेंज में करते हैं। ये एक तरह का सीक्रेट कम्युनिकेशन चैनल है। मतलब हमारे आसपास ऐसी आवाजें हो सकती हैं जिन्हें हम सुन ही नहीं पा रहे हैं, और जिसे हम सुन पाते हैं वो कौन सी रेंज है? वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच। इसे श्रव्य या ऑडिबल रेंज कहते हैं। हमारी सारी बातचीत, संगीत, चिड़ियों का चहचहाना, सब कुछ इसी दायरे में आता है। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर? उसे कहते हैं पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक। यह हमारे लिए बहुत ज्यादा तीखी होती है, लेकिन कुत्ते, बिल्लियां और चमगादड़ जैसे जानवर इसे बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। अच्छा, चमगादड़ तो रात में उड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ना? बिल्कुल। वो एक चीख निकालते हैं और सुनते हैं कि उसकी गूंज कहां से और कितनी देर में वापस आई। इससे उन्हें अपने आसपास का पूरा 3D नक्शा मिल जाता है। तो ये सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी बहुत काम की चीज होगी। मतलब हम ऐसी ध्वनि का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम सुन भी नहीं सकते? इसके बहुत जबरदस्त उपयोग हैं। सबसे मशहूर है सोनार, SONAR। हाँ, जहाजों में होता है? सही। जहाज इसका इस्तेमाल समुद्र की गहराई मापने या पानी के नीचे डूबी हुई चीजों जैसे पनडुब्बी या किसी जहाज के मलबे का पता लगाने के लिए करते हैं। ये बिल्कुल चमगादड़ वाले सिद्धांत पर काम करता है। एक साउंड वेव भेजो और उसकी गूंज सुनो। अच्छा, तो ये पानी के अंदर देखने जैसा है ध्वनि की मदद से। और क्या उपयोग है? इनका उपयोग बहुत नाजुक चीजों की सफाई में होता है, जैसे हवाई जहाज के पुर्जे या घड़ियों के अंदर के हिस्से। इन चीजों को एक तरल में रखकर उसमें पराश्रव्य तरंगे छोड़ी जाती हैं, जो लाखों छोटे छोटे बुलबुले बनाती हैं और फोड़ती हैं, जिससे गंदगी साफ हो जाती है। और मेडिकल में भी तो इसका इस्तेमाल होता है? चिकित्सा में भी ये बहुत काम आती हैं, जैसे गठिया के इलाज में या किडनी की पथरी को तोड़ने में बिना किसी सर्जरी के। बिना सर्जरी के पथरी तोड़ना, ये तो सच में बहुत प्रभावशाली है। अब एक और बुनियादी सवाल पर आते हैं, ध्वनि की चाल। हम अक्सर सुनते हैं कि बिजली चमकने के काफी देर बाद बादल गरजने की आवाज आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत बहुत ज्यादा है। हवा में ध्वनि की चाल सिर्फ 332 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है। सिर्फ 332 मीटर? हाँ, जबकि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो कोई मुकाबला ही नहीं है। कोई मुकाबला नहीं। इसलिए बिजली की चमक हमें लगभग तुरंत दिख जाती है, लेकिन उसकी आवाज को हम तक पहुंचने में समय लगता है। और क्या ध्वनि की चाल हर जगह एक जैसी होती है, जैसे हवा में, पानी में या लोहे की पटरी पर? नहीं, ये माध्यम पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। इसे समझने का एक आसान तरीका है, जिस माध्यम के कण एक दूसरे के जितने करीब और मजबूती से जुड़े होते हैं, उसमें ध्वनि का धक्का उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता है। अच्छा। गैस में कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए वहां चाल सबसे कम होती है। और पानी में कण पास होते हैं तो वहां तेज होगी। और ठोस जैसे लोहा, उसमें तो कण बिल्कुल चिपके होते हैं, इसलिए वहां ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। लोहे में ध्वनि की चाल 5000 मीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा हो सकती है, जो हवा से लगभग 15 गुना तेज है। 15 गुना? हाँ, यही वजह है कि बहुत दूर से आती ट्रेन की आवाज हमें हवा से पहले पटरी पर कान लगाने से सुनाई दे जाती है। ये तो मैंने फिल्मों में देखा है। अब समझ आया उसके पीछे का विज्ञान। चलिए, सिर्फ हवा की बात करते हैं। क्या हवा में भी कुछ चीजें हैं जो ध्वनि की चाल को बदल सकती हैं, जैसे गर्मी या सर्दी? हाँ, बिल्कुल। तापमान का सीधा असर पड़ता है। जब हवा गर्म होती है तो उसके अणु ज्यादा ऊर्जा के साथ तेजी से हिलते डुलते हैं। इससे ध्वनि की ऊर्जा भी तेजी से आगे बढ़ती है। तो गर्मी में आवाज तेज चलती है? हाँ, एक मोटा मोटा नियम है कि तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर ध्वनि की चाल लगभग 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। और नमी का क्या? बरसात के मौसम में आवाजें ज्यादा साफ क्यों सुनाई देती हैं? ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है, लेकिन नमी वाली हवा का घनत्व मतलब डेंसिटी सूखी हवा से कम होती है। अच्छा। हाँ,
और जैसा हमने अभी बात की, कम घनत्व वाले माध्यम में ध्वनि तेजी से चलती है, इसलिए बरसात में या नदी झील के किनारे आवाज ज्यादा साफ और दूर तक जाती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनकी वजह से हम आवाजों में फर्क कर पाते हैं। जैसे एक ही गाना अगर कोई पुरुष गाए और कोई महिला गाए तो हमें तुरंत फर्क पता चल जाता है। ऐसा क्यों? इसके लिए ध्वनि के 3 मुख्य लक्षण जिम्मेदार हैं। पहला है प्रबलता, यानी लाउडनेस। मतलब आवाज कितनी तेज या धीमी है। बिल्कुल, ये तरंग के आयाम, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। इसे डेसिबल या डीबी में नापते हैं। दूसरा है तारत्व या पिच। यही वो चीज है जो पुरुष और महिला की आवाज में मुख्य अंतर पैदा करती है ना? सही पकड़ा। ये निर्भर करता है आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर। ज्यादा आवृत्ति का मतलब है ऊंचा तारत्व या पतली आवाज, जैसे मच्छर की भिनभिनाहट। और कम आवृत्ति मतलब मोटी आवाज, जैसे शेर की दहाड़। बिल्कुल। और तीसरा लक्षण क्या है? क्योंकि अगर सितार और गिटार पर एक ही नोट एक ही आवाज में बजाया जाए तब भी हम पहचान लेते हैं कि कौन सा यंत्र बज रहा है। बहुत अच्छा सवाल। ये है तीसरा लक्षण, गुणता या क्वालिटी, जिसे टिम्बर भी कहते हैं। हर वाद्य यंत्र या हर आवाज एक मुख्य नोट के साथ साथ कई छोटे छोटे सहायक नोट भी पैदा करती है, जिन्हें सनाधि स्वर या ओवरटोन्स कहते हैं। अच्छा। इन्हीं ओवरटोन्स का मिश्रण हर आवाज को उसका अनोखा चरित्र या पहचान देता है। अब ध्वनि से जुड़ी कुछ और दिलचस्प घटनाओं पर बात करते हैं, जैसे प्रतिध्वनि या इको। पहाड़ों में चिल्लाने पर अपनी ही आवाज वापस सुनाई देती है। इको असल में ध्वनि का किसी सतह, जैसे पहाड़ या दीवार से टकराकर वापस लौटना है। लेकिन एक साफ इको सुनने के लिए एक शर्त है, आपके और उस सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 17 मीटर ही क्यों? इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि हमारे दिमाग को किसी भी आवाज को प्रोसेस करने और उसे मूल आवाज से अलग पहचानने में लगभग 1/10 सेकंड का समय लगता है। अच्छा। और ध्वनि को 17 मीटर जाने और 17 मीटर वापस आने में ठीक इतना ही समय लगता है। अगर दूरी इससे कम होगी तो मूल आवाज और उसकी गूंज आपस में मिल जाएगी और हमें साफ इको सुनाई नहीं देगा। एक और शब्द जो अक्सर सुनने में आता है वो है अनुनाद या रेजोनेंस। सुना है कि ये बहुत शक्तिशाली हो सकता है। अनुनाद को समझने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चे को झूले पर धक्का देना। आप हर बार ठीक उसी पल धक्का देते हैं जब झूला वापस आता है। आपकी छोटी सी ताकत की फ्रीक्वेंसी झूले की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है और देखते ही देखते झूला बहुत ऊंचा जाने लगता है। यही अनुनाद है, मतलब जब दो चीजों के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। हाँ, और जब ऐसा होता है तो ऊर्जा जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है कि सैनिकों को पुल पर कभी भी एक साथ कदम ताल करते हुए मार्च करने की इजाजत नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर उनके कदमों की फ्रीक्वेंसी पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई तो अनुनाद के कारण पुल में इतने जोर का कंपन हो सकता है कि वो टूट भी सकता है। और एक आखिरी चीज जिसने मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर किया, डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। जब कोई एम्बुलेंस हमारी तरफ आती है तो उसकी आवाज बहुत तीखी लगती है और जैसी वो हमसे आगे निकल जाती है आवाज अचानक मोटी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प अनुभव है। असल में एम्बुलेंस के सायरन की पिच बदल नहीं रही होती। तो फिर जब वो आपकी तरफ आ रही होती है तो वो ध्वनि तरंगों को आपकी तरफ दबा रही होती है, जिससे उनकी आवृत्ति बढ़ जाती है और आवाज तीखी सुनाई देती है। अच्छा। और जैसे ही वो आपसे दूर जाने लगती है वो ध्वनि तरंगों को खींचने लगती है, जिससे आवृत्ति कम हो जाती है और आवाज मोटी लगने लगती है। ये सिर्फ एक आभासी परिवर्तन है। तो अब हम गति और ध्वनि के संबंध के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, मैक संख्या, मैक नंबर। ये क्या चीज है? ये बहुत सरल कॉन्सेप्ट है। ये किसी भी चीज जैसे हवाई जहाज की चाल और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है। अगर किसी विमान की मैक संख्या 1 है तो इसका मतलब है कि वो ध्वनि की चाल से चल रहा है। और अगर मैक संख्या 1 से ज्यादा है तो उसे पराध्वनिक या सुपरसोनिक कहते हैं। बिल्कुल। और जब कोई विमान ध्वनि की चाल से तेज चलता है तो वो अपने आगे की ध्वनि तरंगों को पकड़ लेता है और उन्हें एक साथ धकेलता है। इससे हवा में एक बहुत शक्तिशाली दबाव की तरंग बनती है, जिसे प्रघाती तरंग या शॉकवेव कहते हैं। और इसी से सोनिक बूम होता है। हाँ, जब ये शॉकवेव जमीन तक पहुंचती है तो हमें एक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज विमान के गुजर जाने के बाद आती है, जब वो शॉकवेव हम तक पहुंचती है। तो आज हमने तरंगों की इस अदृश्य दुनिया के कई अहम पहलुओं को समझा। हमने देखा कि तरंगे असल में ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जरिया है। सही। प्रकाश के अनुप्रस्थ होने की वजह से हमें 3D फिल्में देखने को मिलती हैं
और ध्वनि को चलने के लिए हमेशा एक सहारे की जरूरत होती है। हमने ये भी जाना कि कैसे हम ऐसी ध्वनियों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम सुन भी नहीं सकते, और कैसे गति के कारण ध्वनि के हमारे अनुभव में बदलाव आ जाता है। जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि हाथी, चमगादड़ और कुत्ते हमसे बिल्कुल अलग आवृत्तियों को सुन सकते हैं। जरा सोचिए, अगर इंसानों के पास भी एक क्षमता होती, अगर हम भी जमीन के अंदर की धीमी कंपनों या हवा में मौजूद बहुत तीखी चीखों को सुन पाते, तो हमारी दुनिया का अनुभव कितना अलग होता। हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में ऐसा क्या-क्या जान रहे होते जो अभी हमारे लिए पूरी तरह से खामोश है।